हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई पीजीटी जियोग्राफी के लिए सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस बुक को सॉल्व करेंगे। इस बुक में टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के सारे ही क्वेश्चन पेपर डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ है और इसके साथ ही 10 प्रैक्टिस सेट भी दिया हुआ है। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग टीआरई 1 में जियोग्राफी के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर के 40 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 111 है, तापमंडल का दूसरा नाम है। इसका सही आंसर इन चारों ही ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। मध्यमंडल के ऊपर स्थित वायुमंडल के भाग को तापमंडल कहते हैं, जिसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान तीव्र गति से बढ़ता है, परंतु अत्यंत कम वायुमंडलीय घनत्व के कारण वायु दाब न्यूनतम होता है। विशिष्टताओं में भिन्नताओं के आधार पर तापमंडल को 2 उपमंडलों में विभाजित किया गया है, आयन मंडल तथा आयन मंडल या बहिर्मंडल। आयन मंडल का वायुमंडल से सागर तल से 80 से 640 किलोमीटर के बीच विस्तार पाया जाता है। आयन मंडल के ऊपर वाले वायुमंडल को बाह्य वायुमंडल कहा जाता है। बीपीएससी ने इसका सही आंसर ऑप्शन बी आयन मंडल माना है, जबकि इसका सही आंसर ऑप्शन ए और बी बहिर्मंडल और आयन मंडल दोनों होना चाहिए था। अगला प्रश्न है, विश्व में नगरीकरण किस पठार पर अधिक हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तटवर्ती पठार। विश्व में नगरीकरण तटवर्ती पठार पर अधिक हुआ है। सागरी तटों के पास स्थित पठारों को तटीय पठार के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। विश्व के वृहत नगर मैदानी भागों में अथवा समुद्र तटीय समतल भूमि पर विकसित हुए हैं। सागर तटीय भागों में समुद्र पतन तथा व्यापारिक केंद्र के रूप में और मैदानी भागों में मार्ग संगम पर परिवहन केंद्र के रूप में नगर विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है, मत्स्य कृषि सूचक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संभववाद का। मत्स्य कृषि संभववाद का सूचक है। संभववाद मानव भूगोल की एक प्रमुख विचारधारा है जो मानव पर्यावरण के पारस्परिक संबंध की व्याख्या में मानव प्रयत्नों तथा क्रियाओं को अधिक महत्व देती है। ग्राम, नगर, रेल मार्ग, सड़कें, पुल, खेत, बागान, कारखाने आदि मनुष्य की कुशलता तथा क्रियाकलापों के ही परिणाम है। मनुष्य के प्रयत्नों तथा क्रियाकलापों को प्रधानता प्रदान करने वाली इस विचारधारा को संभववाद के नाम से जाना जाता है। संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी विद्वान लूसियन फेब्रे ने सन 1922 में किया था। नियतिवाद मानव भूगोल की एक प्रमुख विचारधारा है जो मानव प्रकृति संबंध की व्याख्या प्रकृति को सर्वशक्तिमान और समस्त मानवीय क्रियाओं को नियंत्रक मानकर करती है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हिप्पारकस। सर्वप्रथम हिप्पारकस ने वृत्त को 360 डिग्री में विभाजित किया था। उन्होंने विषुवत रेखा को पृथ्वी का वृहत वृत्त बताया और यह भी स्पष्ट किया कि भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर अक्षांश वृत्तों की लंबाई क्रमशः घटती जाती है। हेरोडोटस प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों को लाल सागर द्वारा विभाजित बताया है। टॉलमी एक महान खगोल शास्त्री थे जिन्होंने खगोल शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक ऑल्माजेस्ट की रचना की थी। अगला प्रश्न है, सौर तंत्र किस प्रकार का तंत्र है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बंद तंत्र। सौर तंत्र बंद तंत्र के अंतर्गत आता है। हमारे सौर मंडल में सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह
धूमकेतु एवं वृहत मात्रा में धूलि कण व गैसें हैं। इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल भीतरी ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि वे सूर्य व छिद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित है। अन्य 4 ग्रह बाहरी ग्रह कहलाते हैं। पहले 4 ग्रह पार्थिव ग्रह भी कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शहरों के किस समूह को उनके आकार के क्रम अर्थात 1, 2, 3 और 4 रैंक में व्यवस्थित किया गया है? इसका सही आंसर इन चारों ही ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। अगर जनसंख्या के आधार पर इनका क्रम निर्धारित किया जाए तो सबसे पहले मुंबई आएगा, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद बेंगलुरु, उसके बाद चेन्नई और सबसे अंत में कोलकाता आएगा। बीपीएससी ने इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सबसे पहले दिल्ली, उसके बाद ग्रेटर मुंबई, उसके बाद चेन्नई और सबसे अंत में कोलकाता को माना था। अगला प्रश्न है, धक्का और खिंचाव कारक जिम्मेदार हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रवसन के लिए। लोग सामान्य रूप से अपने जन्म स्थान से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। इसके विविध कारण हो सकते हैं, जिन्हें वृहद रूप से 2 संवेगों में रखा जा सकता है। पहला है पुश फैक्टर, दूसरा है पुल फैक्टर। पुश फैक्टर वह कारक है जो लोगों को निवास स्थान या उद्गम को छुड़वाने का कारण बनता है, जैसे बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियां इत्यादि। जबकि पुल फैक्टर वे कारक होते हैं जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति व स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु। अगला प्रश्न है, तेहरान किस पर्वत पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एलबुर्ज। तेहरान ईरान की राजधानी है जो एलबुर्ज पर्वत पर स्थित है, जबकि जेग्रोस पर्वत ईरान के पश्चिमी तट पर स्थित है, जिसका निकटतम शहर सिराज है। यह शहर प्राचीन काल में अपनी शिक्षा, वास्तुकला तथा स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध था। मकरान पर्वत पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है, सोन, नर्मदा और महानदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मेकाल श्रेणी में। सोन तथा नर्मदा श्रेणी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक मेकाल श्रेणी में स्थित है, जबकि महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के पास मेकाल श्रेणी से होता है। महानदी पाराद्वीप के पास बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। सोन गंगा के दाहिने तट पर मुख्य सहायक नदी है, जिसका उद्गम अमरकंटक पठार से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक के पश्चिमी भाग से होता है। विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हुई यह भड़ौच से दक्षिण एस्चुरी बनाती हुई अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश के स्थलाकृतिक मानचित्र की चुंबकीय नति सर्वाधिक होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेघालय। मेघालय प्रदेश के स्थलाकृतिक मानचित्र की चुंबकीय नति सर्वाधिक होगी। स्थलाकृतिक मानचित्र साधारणतः वृहत मापनी पर बनते हैं। स्थलाकृतिक मानचित्र परिशुद्ध सर्वेक्षणों पर आधारित होते हैं तथा मानचित्रों की श्रृंखला के रूप में विश्व के लगभग सभी देशों की राष्ट्रीय मानचित्र एजेंसी के द्वारा तैयार किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्षा से भूमि उपजाऊ होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पंख वर्षा। पंख वर्षा से भूमि उपजाऊ होती है। सिराको एक गर्म शुष्क रेत भरी पवन होती है जो कि सहारा के रेगिस्तान के उत्तर दिशा में भूमध्य सागर की ओर चलकर इटली, स्पेन आदि में प्रविष्ट होती है। इसके कई स्थानीय नाम है। मिस्र में खामसीन, लीबिया में गिमली, ट्यूनीशिया में चीली आदि नामों से पुकारते हैं। अरब में रेगिस्तान में चलने वाली गर्म शुष्क हवा को सीमुक कहते हैं। सिराको हवा के साथ रेत की मात्रा भी अधिक होती है। जब ये हवाएं रूम सागर से होकर गुजरती हैं तो नमी धारण करती हैं। अगला प्रश्न है, क्रिस्टालर ने अपने केंद्रीय स्थल सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसको वरीयता नहीं दी?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्रिस्टॉलर ने अपने केंद्रीय स्थल सिद्धांत में आकार, केंद्रों के बीच की दूरी तथा कार्य तीनों को वरीयता दी है। जर्मन अर्थशास्त्री वॉटलर क्रिस्टॉलर ने 1933 ईस्वी में अधिवासों के वितरण से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे केंद्र स्थल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इन्होंने दक्षिणी जर्मनी के केंद्र स्थलों का अध्ययन किया और सामान्यीकरण के रूप में अपने केंद्र स्थल सिद्धांत को प्रस्तुत किया। क्रिस्टॉलर का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि विस्तृत उत्पादन भूमि नगरीय केंद्र या आधार प्रदान करता है, जहां से विभिन्न आवश्यक वस्तुएं एवं सेवाएं केंद्र स्थल को उपलब्ध होती हैं। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध परियोजना का विवाद संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रुको और जाओ नियतिवाद विचार से। टिहरी बांध परियोजना का विवाद रुको और जाओ नियतिवाद विचार से संबंधित है। इसका प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया। नवनियतिवाद में मनुष्य को प्राकृतिक नियमों का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए, अन्यथा किसी अज्ञात कठिनाई या दुर्घटना का शिकार होना पड़ सकता है। इसे ही रुको और जाओ नियतिवाद कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन भूगोलवेत्ता इतिहास का जनक माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हेरोडोटस। हेरोडोटस एक यूनानी भूगोलवेत्ता थे जिन्हें इतिहास का पिता माना जाता है। इन्होंने भूमध्य सागर और काला सागर के समीपवर्ती देशों की यात्राएं किया और उनका भौगोलिक वर्णन किया था। हेरोडोटस प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों को लाल सागर द्वारा विभाजित बताया था। हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक पीरियोडस 2 खंडों में 520 ईसा पूर्व में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, लैंड सॉफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जर्मन स्कूल से। लैंड सॉफ्ट विचारधारा जर्मनी की प्रमुख भौगोलिक संकल्पना है। लैंड सॉफ्ट भूगोल का सर्वप्रथम उद्योग पसार्गे ने 1913 में किया था। लैंड सॉफ्ट एक जर्मन शब्द है जिसका प्रयोग भूदृश्य और प्रदेश दोनों के लिए किया जाता है। भूदृश्य के अंतर्गत प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार के भूदृश्य सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वातावरण में बिखरी हुई ग्रामीण बस्तियों की उपस्थिति की उम्मीद की जा सकती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। उत्तर पूर्व में जंगल एवं पहाड़ियां, हिमालय की निचली घाटियां तथा राजस्थान का शुष्क एवं अर्धशुष्क वातावरण में बिखरी हुई ग्रामीण बस्तियों की उपस्थिति पाई जाती है। भारत में परिक्षिप्त या एकांकी बस्ती प्रारूप सुदूर जंगलों में एकांकी झोपड़ियों अथवा कुछ झोपड़ियों की पल्ली तथा छोटी पहाड़ियों के ढालों पर खेतों अथवा चारगाहों के रूप में दिखाई पड़ता है। पश्चिमी राजस्थान के शुष्क मरुस्थल में एकांकी गृह दिखाई पड़ते हैं जहां लघु जलाशय स्थित होते हैं। बृहद तौर पर भारत की ग्रामीण बस्तियों को 4 प्रकारों में रखा जाता है: गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्लीकृत और परिक्षिप्त। बीपीएससी ने इसका सही आंसर ऑप्शन ए, उत्तर पूर्व में जंगल एवं पहाड़ियां माना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अत्यधिक प्रदूषित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यमुना। यमुना नदी अत्यधिक प्रदूषित नदी है। यमुना का उद्गम बंदर पुछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलकर गंगा के समानांतर बहती हुई प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। यमुना नदी सबसे अधिक प्रदूषित दिल्ली से आगरा इटावा के मध्य होती है, जिसका प्रमुख कारण बड़े पैमाने पर जल के सिंचाई, नहरों में अपवर्तन, कृषि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के बढ़ते प्रयोग तथा औद्योगिक कचरा इत्यादि है। अगला प्रश्न है, किस नहर द्वारा समुद्री मार्ग की लंबाई कम नहीं होती? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सू। पनामा नहर तथा स्वेज नहर द्वारा समुद्री मार्ग की लंबाई कम हो जाती है तथा सू नहर द्वारा समुद्री मार्ग की लंबाई कम नहीं होती है। सू नहर उत्तरी अमेरिका के सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से मिलाती है। इन झीलों के मध्य सेंट मरी प्रपात है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है।
अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर में। दिए गए ऑप्शंस के अनुसार बिहार में मुजफ्फरपुर जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय नीतल उच्चावच को प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। उच्चतादर्शी अथवा हिप्सोमेट्रिक वक्र द्वारा महासागरीय नीतल के उच्चावच को प्रदर्शित किया जाता है। उच्चतादर्शी वक्र के द्वारा किसी समोच्च रेखीय मानचित्र में आधार तल से ऊपर या नीचे की ओर स्थित विभिन्न ऊंचाई वाले भागों को वर्ग किलोमीटर अथवा प्रतिशत में प्रकट किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला देश है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कनाडा। विश्व का सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला देश कनाडा है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा रूस के बाद दूसरा बड़ा देश है। विश्व में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाले अन्य देश नॉर्वे, इंडोनेशिया, ग्रीनलैंड, रूस तथा फिलीपींस हैं। अगला प्रश्न है, उद्योगों तथा व्यक्तियों का नगर से बाहर की तरफ प्रवेश कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिनगरीकरण। उद्योगों तथा व्यक्तियों का नगर से बाहर की तरफ प्रवेश प्रतिनगरीकरण कहलाता है। ऐसा प्रवास उच्च नगरीय विकास वाले देशों में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ नगरीय क्षेत्रों की अत्यधिक भीड़ भाड़ व पर्यावरण प्रदूषण के कारण नगर से बाहर की ओर प्रवास हो रहा है। अगला प्रश्न है, मलेशिया की वनस्पति विहीन उत्खात भूमि कहलाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पडांग। मलेशिया की वनस्पति विहीन उत्खात भूमि पडांग कहलाती है। लदांग एक स्थानांतरणशील कृषि है जो मलेशिया तथा इंडोनेशिया में होती है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थानांतरणशील कृषि हैं केंगिन, चेन्ना, हुमाह, कोनेकू तथा रोका। अगला प्रश्न है, फोनीशियन संबंधित है? इसका सही आंसर इन चारों ही ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, क्योंकि फोनीशियन एक व्यापारिक समूह था जो भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में रहते थे। इस सभ्यता का विकास 1500 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में था। इस सभ्यता का विकास भूमध्य सागरीय देशों जैसे ग्रीक, तटीय टर्की, लेबनान, फलस्तीन तथा सीरिया आदि देशों में हुआ। बीपीएससी ने इसका सही आंसर ऑप्शन ए, टर्की को माना है। अगला प्रश्न है, डाक बंगलों के मध्य का औसत अंतराल होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 25 किलोमीटर। डाक बंगलों के मध्य का औसत अंतराल लगभग 25 किलोमीटर होता है। भारत में संचार के प्रायः सभी साधन अथवा सुविधाएं उपलब्ध हैं। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में देश में डाक सेवा प्रारंभ हुई। यह ईस्ट इंडिया कंपनी की देन थी। 1854 ईस्वी में भारतीय डाक विभाग की स्थापना हुई, जिसने उत्तरोत्तर अपनी सेवा में प्रगति की है। देश में औसत एक डाकघर 21.16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और 6623 लोगों को अपनी सेवा प्रदान कर रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा भारत में कुल वार्षिक वर्षा को घन किलोमीटर में सही ढंग से दर्शाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4000। भारत में कुल वार्षिक वर्षा 4000 घन किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डायरिया। डायरिया रोग जल प्रदूषण के कारण होता है। जल प्रदूषण द्वारा होने वाले अन्य रोग हेजा, तपेदिक, पीलिया, अतिसार, मियादी ज्वर, पैराटाइफाइड, टाइफाइड, हेपेटाइटिस इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, फारस खाड़ी पर स्थित बंदरगाह नगर दुबई किस देश में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात। फारस खाड़ी पर स्थित बंदरगाह नगर दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। विश्व के प्रमुख समुद्र तटीय बंदरगाह शंघाई, सिंगापुर, निगम्बो, झोउशान, शेनज़ेन, बुसान, हांगकांग तथा रॉटरडम आदि हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रोहतास। बिहार के रोहतास जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। इसे उगने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है 1:50,000 प्रदर्शक भिन्न वाले मानचित्र का अक्षांशीय तथा देशांतरी विस्तार क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है धारा निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का संबंध समुद्र की धाराओं से न होकर ज्वार भाटा से होता है। जब सागर का जल एक निश्चित सीमा के अंतर्गत निश्चित दिशा की ओर तीव्र गति से अग्रसर होता है तो उसे धारा कहते हैं। महासागरीय धारा की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पृथ्वी के परिभ्रमण से संबंधित कारक, महासागर से संबंधित कारक और बाह्य महासागरीय कारक। बीपीएससी ने इसका सही आंसर ऑप्शन ए खारापन को माना था। अगला प्रश्न है इंडोनेशिया की स्थानांतरणशील कृषि कहलाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लद्दाख। इंडोनेशिया की स्थानांतरणशील कृषि लद्दाख कहलाती है। अगला प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक चरवाहे कहाँ हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अफ्रीका में। विश्व में सर्वाधिक चरवाहे अफ्रीका में पाए जाते हैं। चलवासी पशुचारण सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं। अगला प्रश्न है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस विचार के प्रतिपादक हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टी हैगर स्ट्रैंड। अगला प्रश्न है किसी भू उपयोग का जनरेटर होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। परिवहन सुविधा, औद्योगिक इकाई तथा पूंजी भू उपयोग का जनरेटर होता है। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित होती हैं। अगला प्रश्न है भारत में स्थापित होने वाली सबसे पहली आयरन एंड स्टील कंपनी थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी टिस्को। भारत में स्थापित होने वाली सबसे पहली आयरन एवं स्टील कंपनी टिस्को थी। बड़े पैमाने पर आयरन एवं स्टील उत्पादन का प्रयास 1907 में साकची, जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना के साथ आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश की चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी थाईलैंड। थाईलैंड देश की चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। चीन की सीमा कुल 14 देशों से लगती है। वे हैं वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भूटान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, मंगोलिया एवं उत्तरी कोरिया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिंद चीन के 3 देशों से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मिकांग। मिकांग नदी हिंद चीन के 3 देशों से होकर गुजरती है। मिकांग नदी का उद्गम चीन के पूर्वी किंघाई प्रांत से होता है। यह चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम से होकर बहती है तथा दक्षिणी चीन सागर में डेल्टा का निर्माण करती है। मिकांग म्यांमार, लाओस तथा थाईलैंड लाओस के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 30 मीटर। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर है। यह 7 नदियों से मिलकर बनती है जिसमें अरुणा प्रमुख है जो गोसाईनाथ के उत्तर से निकलती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र तथा स्केच में अंतर नहीं है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्थल रूपों का प्रदर्शन। स्थल रूपों के प्रदर्शन में मानचित्र तथा स्केच में अंतर नहीं है। प्रत्येक मानचित्र सदैव किसी पूर्व निश्चित मापनी के अनुसार बनाया जाता है, जिससे उसमें प्रदर्शित स्थानों के बीच की वास्तविक दूरियों का सही बोध हो सके, जबकि स्केच में मापनी का प्रयोग नहीं होता है। मानचित्र संपूर्ण पृथ्वी का या उसके किसी भाग का समतल पृष्ठ पर समानित मापनी द्वारा वर्णात्मक, प्रतीकात्मक एवं व्यापीकृत निरूपण करता है। बिना मापनी के खींची गई रेखाओं तथा बहुभुज को मानचित्र नहीं कहा जा सकता, इसे केवल एक रेखाचित्र कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस तरीके से हम लोगों ने टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के पीजीटी जियोग्राफी के सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ कर लिया है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।